हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने और आपके यूट्यूब चैनल एम विद डिस्कसर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ रहे थे व्यतिकरण इंटरफेरेंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यतिकरण के बारे में पढ़ा था और इसके दोनों प्रकार तथा इसके लिए आवश्यक शर्तों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। फ्रिंज चौड़ाई नापकर हम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। इससे संबंधित जो क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों को ध्यान देते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था संपोषी व्यतिकरण। कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो जब संपोषी व्यतिकरण होता है वहाँ पर जो आपकी एक जो कह सकते हैं एक जो है रेखा बनती है, प्रकाश की जो एक रेखा बनती है या एक कह सकते हैं स्लिट बनती है, उसको हम बोलते हैं दीप्त फ्रिंज। क्या बोलते हैं? दीप्त फ्रिंज। जहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होगा, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, वहाँ पर दीप्त फ्रिंज बनेगी। और जहाँ पर दोनों प्रकाश तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी और प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी, वहाँ पर जो फ्रिंज बनेगी उसको हम कहते हैं अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निकालना, फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना और दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के लिए स्थितियां ज्ञात करना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हम मानते हैं कि एक हमारा पर्दा है भाई। ठीक है, ये हमारा एक पर्दा है। इस पर्दे पर एक प्रकाश स्रोत स्थित है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत ऐसा है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का मतलब है इससे जो प्रकाश निकल रहा है वो एक रंग का है। ठीक है, कोई भी एक रंग है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत ऐसे, ठीक, ये एक हमारा एक वर्णीय प्रकाश स्रोत ऐसे हो गया। इस पर्दे को हम कहते हैं पर्दा ए है। पर्दे ए से थोड़ी दूरी पर एक पर्दा दूसरा रखा है। ये हमने माना ये हमारा एक दूसरा पर्दा है। ये पर्दा हमारा बी है। ठीक है, पर्दा हमारा बी है। इस पर्दे बी पर हमने दो छिद्र कर दिए हैं। एक छिद्र यहाँ पर हमने कर दिया है, एक छिद्र यहाँ पर हमने कर दिया है। ये दो रेखा छिद्र हैं। एक रेखा छिद्र S1 हो गया और एक रेखा छिद्र S2 हो गया। ये रेखा छिद्र S1 और S2 जो हैं वो प्रकाश स्रोत S से समान दूरी पर हैं। अर्थात S से S1 के बीच की जो दूरी है वो S से S2 के बीच की दूरी के बराबर है। अर्थात S1 और S2 जो हैं वो S से समान दूरी पर हैं। अब देखिए भाई, यहाँ से समान दूरी पर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S है, इससे जो प्रकाश किरणें चलेंगी वो समान कला में S1 और S2 पर पहुंचे। अर्थात जब दूरियां समान होंगी, अर्थात पथांतर इनके समान होंगे, तो कलांतर भी क्या होंगे? समान होंगे। अर्थात S से जो प्रकाश चलेगा वो S1 और S2 पर पहुंचेगा, इस समान कला में पहुंचेगा। तो जब S1 और S2 पर समान कला में पहुंचेगा तो इस स्थिति में हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के अनुसार S1 और S2 जो है वो एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। S1 और S2 एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा और इनसे हमारी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। कौन सी तरंगिकाएं? द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी जो माध्यम में संचरित होंगी। हम मान लें ये जो हमारे दोनों रेखा छिद्र थे S1 और S2, इनके बीच की जो दूरी थी वो थी D। रेखा छिद्र S1 और S2 के बीच की दूरी कितनी थी? D, स्मॉल d। ये बहुत सूक्ष्म दूरी है। अर्थात S1 और S2 यहाँ पर आपको फिर थोड़ी दूरी पर लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत पास है। ठीक है, यहाँ से हमने माना ये जो पर्दा B है, पर्दा B से कैपिटल D दूरी पर हम मान लेते हैं। पर्दा B से कैपिटल D दूरी पर एक तीसरा पर्दा रखा हुआ है। ये जो तीसरा पर्दा रखा है, इस तीसरे पर्दे पर S1 और S2 से जो प्रकाश किरणें चलती हैं वो तीसरे पर्दे के बिंदु C पर मान लेते हैं, या बिंदु यहाँ पर मान लेते O, या कोई बिंदु मान लेते हैं, जैसे मान लिया बिंदु P है। ठीक है, जो पर्दा B है, पर्दा B से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा रखा हुआ है B C। इस पर्दे को हम C कह सकते हैं, मानते हैं। ठीक है, पर्दा जो C है, C पर S1 और S2 से जो प्रकाश किरणें चलती हैं वो P पर पड़ती हैं। P पर पड़ती हैं तो हम समझते हैं कि S1 और S2 से जो प्रकाश चलता है वो जब बिंदु P पर पहुंचता है तो बिंदु P पर हमारी फ्रिंजें बनती हैं। अब यहाँ पर कैसी फ्रिंज बनती है? दीप्त बनती है कि अदीप्त बनती है, इसके बारे में अभी कोई बात ज्ञात नहीं है। एक चीज़ और मानते हैं कि ये जो हमारा रेखा छिद्र S1 और S2 है, इसका एक मध्य बिंदु है। हम मान लेते हैं इसका एक मध्य बिंदु C है।
ठीक। S1 और S2 का मध्य बिंदु C है, यहाँ से एक लंबार्धक रेखा खींच देते हैं, ये एक रेखा हो गई, ये बिंदु O हो गया। हम मान लेते हैं बिंदु O से, यहीं से सारी दूरियां मापेंगे। कहाँ से मापेंगे? बिंदु O। बिंदु O पर हमारी एक केंद्रीय फ्रिंज बनेगी। कौन सी फ्रिंज? केंद्रीय फ्रिंज। और केंद्रीय फ्रिंज से हम सारी दूरियां मापेंगे। ठीक है, तो बिंदु O से हम मान लेते हैं कि XM दूरी पर, कितनी दूरी पर? XM दूरी पर एक बिंदु P है। बिंदु P पर हमारी जो है फ्रिंजें बनती हैं। ठीक, ये फिगर हुआ। फिगर के बारे में हम कैसे लिखेंगे कि माना एक पर्दा है, इस पर्दे ए पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत स्थित है। इस पर्दे ए से थोड़ी दूरी पर एक पर्दा बी है, इस पर्दे बी पर दो रेखा छिद्र S1 और S2 जो हैं वो S से समान दूरी पर हैं। इस पर्दा बी से कैपिटल डी दूरी पर एक पर्दा आपका सी रखा है। इस पर्दे सी पर के बिंदु पी पर जो है हमारी वृत्तकारी फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, जिनकी मान लें केंद्रीय फ्रिंज ओ से दूरी कितनी है? XM है। ठीक है, जब यहाँ से S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, S से जब प्रकाश किरणें चलती हैं, पर्दा B पर पड़ती हैं, पर्दा B के बिंदु S1 और S2 पर समान कला में पहुँचती हैं, तो जो S1 और S2 रेखा छिद्र हैं वो एक तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं और इनसे हमारी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो परस्पर अध्यारोपित होती हैं और अध्यारोपण के फलस्वरूप जो पर्दा C है, पर्दा C के बिंदु P पर हमारी फ्रिंज प्राप्त होती है। ये बात हो गई फिगर के बारे में। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, बहुत ही आपको आसानी के साथ बताया गया है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान देते हैं, ये जो पर्दा C है, इस पर्दे C को हम बिंदु P से मिला देते हैं। जो बिंदु C है, सॉरी पर्दा नहीं, बिंदु C को हम बिंदु P से मिला देते हैं। समझिए बात हमारी। अभी देखिए, अब देखिए भाई, एक प्रकाश जो चलता है S1 से चलता है और एक प्रकाश S2 से चलता है। प्रकाश जो S1 से बिंदु P पर जा रहा है और एक प्रकाश S2 से बिंदु P पर जा रहा है। आप यहीं से ध्यान दीजिए कि जो प्रकाश S2 से बिंदु P पर जा रहा है उसे S1 की तुलना में थोड़ी अधिक दूरी तय करनी पड़ रही। जो S2 से प्रकाश किरण बिंदु P पर जाएगी उसको S1 की तुलना में अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। अब कितनी अधिक दूरी तय करनी पड़ती है ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो रेखा छिद्र S1 है, इस रेखा छिद्र S1 से इस पर लंब डाल देते हैं। समझिए बात हमारी, ये हमने लंब डाल दिया। देखो ये हमने लंब डाला है, ये लंब डाल दिया और ये मान लिया बिंदु A। ये बिंदु कितना है? A। ठीक, तो पथांतर अर्थात जो S1 से P पर प्रकाश पहुंचता है और जो S2 से P पर प्रकाश पहुंचता है तो उसे S2P की तुलना में, अर्थात S2 से P पर पहुंचने वाले प्रकाश को S2A की तुलना में जो है क्या कह सकते हैं, S1P की तुलना में S2A अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। यहां से क्या लिख रहे हैं, S1 से S2 से P पर पहुंचने वाले प्रकाश को S1P की तुलना में क्या करना पड़ रहा है भाई, S1P की तुलना में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए हम क्या करेंगे भाई, S1A से S1 से है ना S2P पर S1A लंब डालेंगे, S1A लंब डालेंगे। ठीक, इसलिए कितना हो जाएगा, S2 से P पर पहुंचने वाले प्रकाश को S2 से P पर पहुंचने वाले प्रकाश के मार्ग का पथांतर, पथांतर कितना हो जाएगा भाई। देखो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, S2P को हम लिख सकते हैं भाई, कितना लिख सकते हैं, S2A प्लस AP। कितना लिख सकते हैं, S2P को हम लिख सकते हैं S2A प्लस AP।
ये हमने जो S1A से S2P पर S1A लंब डाला है, ये लंब इस प्रकार डाला है कि S1P जो है S1AP के बराबर है। S1P जो है AP के क्या है बराबर। इस प्रकार लंब डाला गया है कि A से P की जो दूरी है S1 से P के दूरी के बराबर है। इसलिए देखिए EP के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं S1P, तो ये हो जाएगा S2P बराबर S2A प्लस S1P। तो पथांतर कितना हो जाएगा, S1P इधर आ जाएगा, अर्थात पथांतर हमारा हो जाएगा S2A बराबर S2P माइनस S1P। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए भाई कुछ चीज़ें हमको ध्यान देनी है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। देखिए यहाँ से हमने क्या किया था, बिंदु P को C से मिलाया था। बिंदु P को क्या किया था, C से मिलाया था। ये कोण हमने माना थीटा है। ये कोण कितना माना भाई, देखो यहाँ से लिख रहे हैं, ये कोण हमारा कितना है, थीटा है। क्लियर। अब देखिए भाई ये जो बिंदु P था, समझो भाई ये बिंदु P था, ये हमारा एक रेखा पर बिंदु स्थित था S1A, ये यहाँ पर था आपका S2 और ये आपका बिंदु C था। ये P S1 और C और S2 से इतनी दूरी पर हम मानते हैं कि ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, इन तीनों को हम थोड़ी देर के लिए समांतर मान सकते हैं। ठीक, ये S2P इतनी दूरी पर है इनसे, इसकी दूरी इतनी अधिक है कि ये तीनों परस्पर हम कैसे मान सकते हैं, ऐसे समांतर मान सकते हैं। ठीक, S1C S2 ये पर्दा इतनी दूरी पर है कि ये तीनों परस्पर समांतर दिखेंगी। तो देखो ये कोण, ये कोण, ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अर्थात अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। बात समझ रहे हो। हमने क्या माना, ये पर्दा इतनी अधिक दूरी पर है कि S1 से P पर, C से P पर, S2 से P पर पहुंचने वाली रेखाएं परस्पर कैसी हैं, समांतर हैं। अगर समांतर हैं तो इनके एक रेखा नीचे खींच देंगे। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण कितना होगा, थीटा। आप समझो भाई, ये कोण अगर थीटा है तो यहां से समझो, ठीक है, यहां से समझिए ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। कितना होगा भाई, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये जो लंबवत रेखा है तो ये कोण आपका कितना होगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। भाई ये पूरी लंबवत रेखा थी, कितनी थी, लंबवत थी। तो ये पूरा कोण, ये इतनी रेखा ये इस पर लंबवत है, तो ये अगर कोण थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 है तो ये कोण कितना आएगा, थीटा आएगा। बात समझ में आई कैसे भाई। ये हमने माना कि P बिंदु बहुत दूरी पर है, तो ये जो है S1 से P पर, C से P पर और S2 से P पर पहुंचने वाली तीनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। अगर समांतर हैं तो ये रेखा, ये भाई ये भी तीनों समांतर हैं। तो अगर ये कोण बराबर है तो ये कोण इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। हमने यहाँ पर देखो बना दिया, ये कोण हमने मान लिया थीटा। ये पूरा आपका 90 था तो ऊपर वाला कोण कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। अब इस त्रिभुज में आओ, किसमें, S1 S2A में। ठीक, आपका S2A आपने लंब डाला ही है, ये 90 है, प्लस ये कितना है आपका 90 माइनस थीटा। उसको अगर हम प्लस x मान लें बराबर 180 होगा कि नहीं होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो 90 90 180 थीटा बराबर कितना आएगा, तो ये कोण आपका थीटा आ जाएगा, एकदम आ जाएगा भाई। ठीक, आप समझ गए ये बात, इसको मिटा रहे हैं। तो ये कोण थीटा है तो वो कोण थीटा होगा। अब हम दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। यहाँ से दो त्रिभुज हमारे कौन कौन से हैं, इसको भाई थोड़ा मिटा सकते हैं। चलो लिखा रहने देते हैं, आप समझ लेना। ठीक है, देखो यहां से इसको थोड़ा लिख सकते थे इधर, लेकिन अब लिख गया है उधर, कोई दिक्कत नहीं है, आप एडजस्ट कर लेना। यहां से समझिए बात, हम दो त्रिभुजों की बात करते हैं। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज S2A और S1, या ऐसे कह सकते हैं, नहीं समकोण त्रिभुज है ना, S2A S1 तथा समकोण त्रिभुज, यहाँ पर ये भी 90 है, CPO में, CPO में। ध्यान से समझो, ये जो है आपका देखो S1 S2A में और CPO में एक एक कोण 90 90 डिग्री है। एक कोण आपका थीटा है,
तो अगर त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा भी कोण आपस में क्या होगा, बराबर। भाई त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा भी कोण क्या होगा, बराबर, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज H2A/S1 तथा CPO में दो कोण अगर हमारे बराबर हैं तो त्रिभुज का तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात इस आधार पर ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। H2A/S1 तथा त्रिभुज CPO हम लिख सकते हैं क्या है, समरूप हैं। कैसे समरूप हमने सिद्ध किया है, आपको हमने बताया भाई, इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हैं। अगर इन दोनों त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा भी कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा भाई, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। अब समरूप हैं, तो जब त्रिभुज समरूप होता है तो समरूप त्रिभुज की भुजाओं में कैसा संबंध होता है, अनुपातिक का संबंध होता है। अर्थात बड़े त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है वो छोटे त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। लेकिन शर्त ये होती है कि हम बड़े त्रिभुज की जो दो भुजाएं ले रहे हैं, जैसे बड़े त्रिभुज में हम लंब और आधार ले रहे हैं, तो जो छोटा वाला त्रिभुज है उसमें भी हमें भुजा लंब और आधार ही लेनी है। ऐसा नहीं है कि पहले त्रिभुज में आप लंब आधार लीजिए, दूसरे में लंब कर्ण ले लीजिए, है ना। तो कोई जरूरी नहीं कि त्रिभुज समकोण हो, कोई भी त्रिभुज हो, अगर इनके कोण आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज आपके कैसे होते, समरूप होते हैं। और समरूप त्रिभुज की भुजाओं में अनुपातिक का संबंध होता है। तो हम पहले त्रिभुज ले रहे हैं H2A/S1 तथा CPO में। अब H2A/S1 में ध्यान दीजिएगा, हम H2A का मान निकाल रहे हैं, तो थीटा के सामने H2A है, ये लंब का कार्य करेगी, और दूसरी भुजा S1 H2 है, 90 के सामने कर्ण का कार्य करेगी। तो हम H2A में क्या ले रहे हैं, लंब। थीटा के सामने की भुजा है आपकी H2A हो गया हमारा लंब, ठीक। और S1 H2 इसका क्या हो गया, कर्ण, S1 H2 बराबर। ध्यान दीजिए, जब दूसरे त्रिभुज की हम बात करते हैं, दूसरा त्रिभुज हमारा कौन सा है, समकोण त्रिभुज COP लिख सकते हैं भाई, O आपका 90 है ना, COP में O कोण 90 है P में, तो भाई ये थीटा है, तो इस थीटा के सामने की भुजा PO होगी। PO इसके लिए किसका कार्य कर रही, लंब का, तो ये हो गया PO बटे आधार CO। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी भाई, ठीक। अब एक बात यहां से हम मानेंगे भाई कि जो भुजा CP है, ठीक, चूंकि भुजा जो CP है वो लगभग बराबर है PO के। CP भुजा जो है वो लगभग बराबर है किसके, CO के। नहीं, CO कैसे ले लिया भाई, गड़बड़ यहां से लिख दिया है। आधार, अब इसमें कर्ण लिया है तो इसमें कर्ण आपका क्या होगा, CP होगा, सॉरी भाई, ठीक, CP। अब देखिए यहां से भुजा जो CP है, भुजा CP वो लगभग बराबर किसके है, CO के बराबर है। जो भुजा CP है वो लगभग बराबर किसके है, CO के बराबर है, ठीक है। जब CP भुजा जो है लगभग बराबर CO के है, या आप ऐसे अभी एक तरीका और आपको बता देंगे, जो भुजा CP है वो लगभग बराबर किसके है, CO के है, लगभग बराबर CO। तो हम देखो यहां से कितना लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, CP लगभग बराबर CO, तो कितना हो जाएगा, इसलिए H2A अपान S1 H2 बराबर PO अपान CO। मान रख देते हैं H2A बटे S1 H2। S1 H2 की वैल्यू कितनी है, स्मॉल d बराबर PO। P और O का मान कितना है, XM अपान CO। CO का मान कितना है, कैपिटल D। CO का मान देखो भाई कैपिटल D, ये पर्दा हमने माना था इनके बीच की दूरी D, ठीक। अब यहां से H2A बराबर कितना हो जाएगा, H2A बराबर XM स्मॉल d अपान कैपिटल D। क्लियर। इसलिए समीकरण 1 में आ जाओ भाई, इसलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, जो हमारा पथांतर आया है, पथांतर H2P माइनस S1P बराबर H2A के था, और H2A की वैल्यू कितनी आई है, XM स्मॉल d अपान कैपिटल D। इतनी बात सबकी समझ में आ गई भाई, ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब बिंदु P पर हमने कहा था फ्रिंज बनती है, लेकिन हमने ये बात नहीं कही थी कि बिंदु P पर हमारी दीप्त फ्रिंज बनती है कि अदीप्त फ्रिंज बनती है। अब यहां से हम स्थितियों की बात करते हैं। अगर बिंदु P पर स्थितियां, फर्स्ट स्थिति, ठीक, फर्स्ट स्थिति क्या है, बिंदु P पर
दीप्त फ्रिंज बनती हो। बिंदु P पर कौन सी फ्रिंज हो? बिंदु P पर तीव्रता अधिकतम हो। मान ले तीव्रता कैसी हो? तीव्रता अधिकतम हो। अगर तीव्रता अधिकतम हो तो कौन सी फ्रिंज बनेगी? दीप्त। तो दीप्त फ्रिंज बनेगी, दीप्त फ्रिंज बनेगी। ठीक, अगर तीव्रता अधिकतम थी तो हम लोगों ने पढ़ा था पहले वाली वीडियो में, आप जाइएगा, जब तीव्रता अधिकतम थी तो अधिकतम तीव्रता होती थी वहां पर संपोषी व्यतिकरण होता था। और संपोषी व्यतिकरण के लिए जो हमने पढ़ा था, दो तरंगों के बीच का पथांतर कितना होना चाहिए? m लैम्डा। ठीक है, दो तरंगों के बीच का पथांतर कितना होना चाहिए? m लैम्डा होना चाहिए। तो यहां से दीप्त फ्रिंज बनेगी, इसलिए जो पथांतर होता है, बात समझिए भाई, पथांतर किसके बराबर हो जाता है? m लैम्डा के। किसके? m लैम्डा, जहां m है फ्रिंजों की संख्या, और m का मान हमने पढ़ा था कितना होता है? जहां m है फ्रिंजों की संख्या 1 2 3 4 आदि पढ़े थे। अब देखिए, इसलिए यहां से जो हमारा पथांतर मिला है, इसलिए यहां से पथांतर कितना आया है? h2p - s1p बराबर xm स्मॉल d अपान कैपिटल D। इसलिए हम लिख सकते हैं पथांतर के x स्थान पर xm स्मॉल d अपान कैपिटल D बराबर m लैम्डा। ठीक, तो xm बराबर आ जाएगी m लैम्डा कैपिटल D अपान स्मॉल d। तो ये हमारी क्या होगी? केंद्रीय फ्रिंज से mv दीप्त फ्रिंज की दूरी। ये क्या हो जाएगी? केंद्रीय फ्रिंज से mv दीप्त फ्रिंज की दूरी। m की वैल्यू कितनी रखा है? 0। अगर इसमें m के स्थान पर 0 हम रखेंगे तो हमारा x 0 आएगा, अर्थात ये हमारी प्राप्त होगी केंद्रीय फ्रिंज। कैसी फ्रिंज? केंद्रीय फ्रिंज। और केंद्रीय फ्रिंज हमारी कैसी होती? दीप्त फ्रिंज होती है, और सभी फ्रिंजों की दूरियां हम यहीं से मापते हैं। ठीक, m के स्थान पर 0 रखेंगे तो हमारी दीप्त फ्रिंज बनेगी, m के स्थान पर 1 रखेंगे तो हमारी आएगी केंद्रीय फ्रिंज से पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी, m के स्थान पर 2 रखेंगे केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, m के स्थान पर 3 रखेंगे केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन में जैसे दिया होता है, क्वेश्चन कैसे आता है? प्रश्न दे दिया गया कि जो है यंग के प्रयोग में सिल्टों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। सिल्टों अर्थात यही जो रेखा छिद्र है, इनके बीच की दूरी स्मॉल d से दर्शाते हैं, ये 2 मिलीमीटर है। स्रोत से पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर है। स्रोत से पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल D बराबर 1 मीटर। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो जो है केंद्रीय फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालिए, तो हम यम के स्थान पर कितना रखेंगे? 4 रखेंगे, और हमारी केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब ये दीप्त फ्रिंज थी फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में अब यहां से हम लिख सकते हैं m बराबर 0 1 2 3 रखने पर, केंद्रीय फ्रिंज से हमारी रखने पर केंद्रीय फ्रिंज से जो होती केंद्रीय पहली दूसरी और तीसरी फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। इसको मिटा रहे हैं, ये आप लोग लिख लेना क्योंकि हमारे पास जगह कम है, इसी में हम पूरा डेरिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से दूसरी बात कहते हैं अदीप्त फ्रिंज हो, और अदीप्त फ्रिंज कहां बनती है? तीव्रता न्यूनतम हो जहां पर। ठीक, अदीप्त फ्रिंज हो तो हम लोगों ने पथांतर पढ़ा था, तो पथांतर कितना होता है? पथांतर पढ़ा था, कितना पढ़ा था भाई? 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2, या इसको पढ़े थे m माइनस का कितना पढ़े थे? m-1/2 लैम्डा पढ़े थे। ठीक है, जहां m बराबर कितना स्टार्ट हुआ था? m बराबर 1 2 3 4 5 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ था। अब इसलिए देखो पथांतर इतना होता है, यहां पर पथांतर हमारा कितना मिला है? xm, इसलिए xm स्मॉल d अपान कैपिटल D बराबर कितना रखेंगे? 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2 रखेंगे भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो xm की वैल्यू कितनी आएगी? xm बराबर 2m-1 इंटू लैम्डा कैपिटल D अपान स्मॉल 2t। ठीक, ये जो आएगी केंद्रीय फ्रिंज से, या इसको ऐसे भी लिख सकते, चलो लिख लेते हैं। ठीक, ये हमारी आएगी केंद्रीय फ्रिंज से mv अदीप्त फ्रिंज की दूरी।
केंद्रीय फ्रिंज से mv अदीप्त फ्रिंज की दूरी होगी, m के स्थान पर 1 रखेंगे, केंद्रीय फ्रिंज से पहली अदीप्त फ्रिंज आ जाएगी, m के स्थान पर 2 रखेंगे, केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज आ जाएगी, m के स्थान पर 3 रखेंगे, केंद्रीय फ्रिंज से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी आ जाएगी। तो ये हमारी हुई केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी और ये हमारी हुई केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक, तो यहाँ से फ्रिंज चौड़ाई नापकर हमें प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है, तो ये हम लोग जो है निकाल लिए। अब यहाँ से जब हमें फ्रिंज चौड़ाई निकालना है भाई, तो देखिए फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी। ये जो पर्दे पर हमारी फ्रिंजें बनती हैं, ठीक है, जो हमारी पर्दे पर फ्रिंजें बनती हैं ये एकांतर क्रम में बनती हैं। पर्दे पर जो हमारी फ्रिंजें बनती हैं ये एकांतर क्रम में बनती हैं। एकांतर क्रम में बनने का मतलब क्या है, एक दीप्त एक अदीप्त, एक दीप्त एक अदीप्त, एक दीप्त और एक अदीप्त। ठीक, तो जैसे ये हमारी केंद्रीय फ्रिंज हुई, समझो बात, यहाँ पर हमारी दीप्त हुई, फिर अदीप्त हुई, फिर दीप्त हुई। ठीक, पहले दीप्त फिर अदीप्त फिर दीप्त। तो देखिए दो दीप्तों के बीच कौन सी फ्रिंज आई, अदीप्त आई। तो यहां से हम क्या करें भाई, जैसे एक बिंदु से हम दूरी माप रहे हैं, ठीक है, ये बिंदु है, समझिए बात हमारी, जैसे ये ए का घर हो गया, ये बी का घर हो गया, ये सी का घर हो गया। ठीक, अब कहा जाए जहां से हम नापना शुरू करते हैं वहां से ए के घर की दूरी 4 किलोमीटर है और बी के घर जो सी के घर की दूरी है वो 8 किलोमीटर है। कितनी है, ए की घर की दूरी 4 किलोमीटर और सी के घर की दूरी कितनी है, 8 किलोमीटर है। तो बताओ भाई यहाँ से और बीच में पूरा किसका घर है, बी का घर है, बीच में इनके बीच में किसका घर है, बी का घर है। तो बताओ बी के घर की दूरी कितनी हो जाएगी टोटल, तो इनके बीच की दूरी अगर हम बी के घर की चौड़ाई निकाल लें तो कितना आएगा, 8 से 4 निकाल देंगे, ये 4 किलोमीटर आ जाएगी। बात समझ में आई भाई। तो जो हम फ्रिंज चौड़ाई निकालते हैं यहाँ पर देखिए, जो फ्रिंजें बनती हैं चाहे दीप्त बने चाहे अदीप्त बने, इनकी चौड़ाइयाँ आपस में समान होती हैं। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, दो क्रमागत दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है वही हमारी क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। तो फ्रिंज चौड़ाई क्या लिख सकते हैं, दो क्रमागत मतलब क्रम से, दो क्रमागत दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, फ्रिंज के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। बीच की दूरी क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई। दो क्रमागत दीप्त तथा दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। ठीक, इसलिए हम लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, फ्रिंज चौड़ाई को W से दर्शाते हैं। फ्रिंज चौड़ाई W बराबर, दीप्त से निकालें आसान होगी, DW बराबर XM+1 माइनस XM। ठीक, XM+1 क्या है, केंद्रीय फ्रिंज से हम निकाल रहे हैं M+1वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक, और XM क्या है, केंद्रीय फ्रिंज से mवी दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो देखिए भाई अगर यहाँ से हम रफ कर रहे हैं, आप देखिए केंद्रीय फ्रिंज से mवी दीप्त फ्रिंज की दूरी ये निकाली थी, तो जब M+1 निकालेंगे तो x के स्थान पर m के स्थान पर रखेंगे M+1, तो XM+1 बराबर कितना आएगा, देखो M+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक, चाहे आप दीप्त से निकालिए या दीप्त से निकालिए, दीप्त से निकालना आसान होता है इसलिए दीप्त से निकाल रहे हैं। ठीक, M+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, mv की निकालेंगे तो m लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इसमें रखेंगे। देखो कितना आएगा, W बराबर M+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d और XM की वैल्यू कितनी है, m लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। W बराबर इसमें हम जो है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d ले लिए कॉमन, कितना बचेगा यहाँ से, M+1 माइनस का m से m कट जाएगा, W बराबर हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ठीक, तो जो फ्रिंज चौड़ाई हो गई, फ्रिंज चौड़ाई W बराबर कितनी हो गई, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, जहाँ लैम्डा क्या है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, कैपिटल D क्या है, दोनों पर्दों के बीच की दूरी, और स्मॉल d क्या है,
दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी। तो जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो फ्रिंजों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है। फ्रिंज चौड़ाई फ्रिंजों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए दोनों फ्रिंजों के जो बीच जो फ्रिंज चौड़ाइयाँ होती है वो आपस में समान होती हैं। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो फ्रिंजों की संख्या पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए समस्त प्रकार की फ्रिंजों की जो फ्रिंज चौड़ाइयाँ होती हैं वो आपस में समान होती हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ से अगर पूछा जाए भाई फ्रिंज चौड़ाई जो होती है वो मुख्यतः किन बातों पर निर्भर करती है, तो फ्रिंज चौड़ाई जो होती है 3 राशियों पर निर्भर करती है। इसको अगर अलग अलग लिखें तो W अनुक्रमानुपाती लैम्डा के, W अनुक्रमानुपाती कैपिटल D के, W अनुक्रमानुपाती 1/D के। ठीक, या डब्ल्यू कह सकते हैं W व्युत्क्रमानुपाती D के। ठीक है, इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। कह सकते हैं W अनुक्रमानुपाती 1/D या ऐसे कह सकते हैं W व्युत्क्रमानुपाती D। तो W अनुक्रमानुपाती लैम्डा के W क्या है, फ्रिंज चौड़ाई। तो जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात अगर हम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ाएंगे तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर फ्रिंज चौड़ाई क्या होती, बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन जैसे यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि अगर हम लाल रंग का और पीले रंग का प्रकाश जो है डालें तो किस रंग की जो फ्रिंज चौड़ाई होगी वो अधिक होगी, तो किसकी अधिक होगी भाई, लाल और पीले में किसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती, लाल। तो लाल रंग से जो फ्रिंज, लाल रंग के प्रकाश के लिए जो फ्रिंज बनेगी उसकी चौड़ाई अधिक होगी। ठीक है, क्लियर। तो लैम्डा अनुक्रमानुपात जो फ्रिंज चौड़ाई हो गई वो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जितना हम बढ़ाएंगे फ्रिंज चौड़ाई उतना ही बढ़ जाएगी। ठीक। दूसरी बात, जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो दोनों पर्दों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात पर्दों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी उस पर बनने वाले फ्रिंजों की जो चौड़ाई होगी वो उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। ठीक। दूसरी बात, रेखा छिद्रों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। रेखा छिद्रों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी फ्रिंज चौड़ाई का मान उतना ही कम होगा। ठीक, फ्रिंजों की रेखा छिद्रों के बीच की दूरी जितनी अधिक फ्रिंज चौड़ाई का मान उतना ही कम। तो इस पर आधारित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे आधारित न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे भी। तो ये जब क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो अगर ये लॉन्ग में आता है 5 नंबर में आता है तो क्वेश्चन आता है फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए और इसके साथ एक न्यूमेरिकल लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।